नमस्कार श्रोता, आप सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज पर कुमारवाणी और मैं हूं आप लोगों की रेडियो साथी कविता बिष्ट। श्रोताओं, आज का हमारा यह विशेष कार्यक्रम उन सभी युवाओं के लिए है जो उत्तराखंड पुलिस में जाने का सपना देख रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, उत्तराखंड पुलिस में जाने हेतु आपको 3 परीक्षाएं देनी होती हैं, जिसमें शारीरिक, लिखित और स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाएं शामिल हैं। इन तीनों में सफल होने के बाद ही आप उत्तराखंड पुलिस में भर्ती हो पाएंगे। ऐसे में अगर सही रणनीति हो तो सफलता मिलना पक्का है। तो आज हम चर्चा करेंगे युवा कैसे उत्तराखंड कांस्टेबल भर्ती में होने वाली पहली परीक्षा यानी कि शारीरिक परीक्षा की तैयारी करें। श्री भवान सिंह जी वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं और साथ ही फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर आम जनता के बीच से जो युवा, महिला या पुरुष पुलिस भर्ती में चयनित होकर आते हैं, उन्हें शारीरिक रूप से दक्ष कर उत्तराखंड पुलिस का अभिन्न अंग बनाकर आम लोगों की सेवा के लिए तैयार करते हैं। तो आइए चलते हैं आज की चर्चा की तरफ, जिसमें विषय है हमारे युवा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हेतु शारीरिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें। सर नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की इस चर्चा में। नमस्कार मैम। सर, आज की इस चर्चा में पहला सवाल मेरा यही रहेगा, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हेतु महिला और पुरुष की आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, जो सामान्य जाति के पुरुष अभ्यर्थी रहते हैं उनकी जो आयु सीमा होनी चाहिए वो 18 से 22 वर्ष होनी चाहिए, और जो सामान्य जाति की महिला अभ्यर्थी रहती है हमारी, वो 18 से 25 वर्ष उनकी उम्र होनी चाहिए। और कुछ इसमें रिजर्वेशन भी है, जो हमारी अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के, वो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित अभ्यर्थी रहते हैं, उनको उम्र में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। जी सर, जैसे कि हम योग्य हैं, आयु हमारी ठीक है, तो हम आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने के पश्चात जब शारीरिक परीक्षा प्रारंभ होती है तो उसकी शुरुआत होती कहाँ से है? देखिए, जो शारीरिक परीक्षा की शुरुआत रहती है वो शारीरिक मापदों से शुरू हो जाती है, जी। जिसमें महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग मापदंड हैं। अगर हम पुरुष अभ्यर्थियों की बात करते हैं, तो सामान्य जाति के अभ्यर्थी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं, इनकी जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के पुरुष अभ्यर्थी हैं, इनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो हमारे अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, इनकी ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इनकी ऊंचाई के साथ साथ इनके सीने की माप भी ली जाती है। जो हमारे सामान्य जाति के, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं, इनकी सीने की माप बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के वो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, इनकी सीने की माप बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो सभी पुरुष अभ्यर्थी हैं, सभी के लिए कम से कम 5 सेंटीमीटर सीने में फुला होना आवश्यक है। और जो महिला अभ्यर्थी हैं, सामान्य जाति की हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की हैं, अनुसूचित जाति की अभ्यर्थी हैं, उनके लिए कम से कम 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होना अनिवार्य है। और जो अनुसूचित जनजाति के हैं और जो हमारी पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनको 5 सेंटीमीटर की छूट प्रदान की जाती है, यानी उनकी ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऊंचाई के साथ साथ महिला अभ्यर्थियों का वजन भी लिया जाता है, तो इसमें कम से कम 45 किलो ग्राम आपका वजन होना अनिवार्य है। जी सर, जैसे कि शारीरिक मापजोक आपने बताई, और शारीरिक मापजोक में जैसे कि कोई अभ्यर्थी सफल हो गया है, तो अब परीक्षा अगर होनी है तो उसके क्या मापदंड होंगे? देखिए, इसमें भी जो पुरुष अभ्यर्थी है उनके अलग मापदंड हैं, जो महिला अभ्यर्थी है उनके अलग मापदंड हैं। अगर हम पुरुष अभ्यर्थी की बात करें, देखिए जो पूरी शारीरिक परीक्षा है, ये पुरुष अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी की दोनों की 100 नंबर की होती है, लेकिन इवेंट अलग अलग है। अच्छा। जो हम पुरुष अभ्यर्थी की बात करें तो ये जो 100 नंबर की परीक्षा है, इसको 5 भागों में बांटा गया है। 5 अलग अलग इवेंट हैं, और कम से कम हर इवेंट में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप किसी इवेंट में 50% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो आपको उसी स्तर से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाता है। यानी कि हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जी, वहीं से। तो जो हम 5 इवेंट है, अगर इनकी बात करते हैं, तो पहला इवेंट होता है हमारा बॉल थ्रो, जो 20 नंबर का है। अच्छा, बॉल थ्रो यानी कि बॉल फेंकना, क्रिकेट बॉल थ्रो। अच्छा, क्रिकेट बॉल थ्रो करनी है। तो जो पहला इवेंट है बॉयज का, वो 20 अंक का क्रिकेट बॉल थ्रो है। अगर हम 50 मीटर को बॉल को दूर फेंकते हैं तो हमें 10 अंक प्रदान किए जाएंगे, जो कि अनिवार्य है। अगर हम बॉल को 70 मीटर दूर फेंकते हैं तो हमें 20 अंक प्रदान किए जाएंगे।
इसी में अगला इवेंट हमारा लंबी कूद है। हाँ, अगर हम 13 फीट लॉन्ग जंप करते हैं हाँ, तो हमें 10 अंक दिए जाएंगे, जो कि अनिवार्य है। ठीक, अगर हम 18 फीट लॉन्ग जंप करते हैं तो हमें पूरे 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। जी, इसी में अगला हमारा तीसरा इवेंट आता है चिनअप, जिसे हम लोकल भाषा बिम बोलते हैं। हाँ, अगर हम 5 चिनअप करते हैं हाँ, तो हमें 10 अंक प्रदान किया जाता है, जो कि अनिवार्य है। जी। ये महिलाओं के लिए भी है? नहीं जी नहीं, ये पुरुष अभ्यर्थी की बात हो जी, रही ठीक है। है। महिलाओं के लिए अलग मापदंड है। जी, अगर हम 10 चिनअप करते हैं हाँ। तो हमें 20 अंक प्रदान किए जाते हैं। जो हमारे काफी अभ्यर्थी रहते हैं वो ग्रिप में बड़ा कंफ्यूजन रहते हैं कि हम अंडर ग्रिप करें कि बाहर ओवर grip ग्रिप करें। हाँ। तो उसमें आपको पूरी छूट है कि आप कैसे अंडर ग्रिप भी कर सकते हैं और हाँ। ओवर ग्रिप भी कर सकते ये अभ्यर्थी पे निर्भर करता है कैसे ग्रिप हैं, करना जहाँ पे चाहे। कंफर्टेबल है वो। जी, जी, इसी में हमारा चौथा इवेंट है, पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है दंड, जिसे हम लोकल भाषा में डिप्स कहते हैं। तो ये 10 अंक का है। इसमें हमको 4 मिनट का समय दिया जाता है। 4 मिनट में हमें 25 दंड करना अनिवार्य है। जी, अगर हम 4 मिनट के अंदर 75 दंड करते हैं तो हमें पूरे 10 अंक प्रदान किए जाते हैं। जी, इसी में हमारा दूसरा भाग है बैठक, जिसे हम उठक बैठक कहते हैं। जी, जी, तो ये भी 10 अंक का है। जी, इसमें हमें 2 मिनट का समय दिया जाता है। अगर हम 2 मिनट के अंतराल में 100 बैठक करते हैं तो हमें पूरे 10 अंक प्रदान किए जाते हैं, लेकिन कम से कम 50 बैठक करना अनिवार्य है। जी, दंड और बैठक मिलाकर हम्म, न्यूनतम आपको 10 अंक प्रदान करना अनिवार्य है। कम से कम आपके 10 अंक होने चाहिए। जी, 5वां और अंतिम इवेंट है पुरुषों में, वो है 3 किलोमीटर की दौड़। यह भी 20 अंक की रहती है। अगर आप 3 किलोमीटर की दौड़ को 10 मिनट में पूरी कर लेते हैं तो आपको 20 अंक प्रदान किए जाते हैं। जी, अगर आप उस दौड़ को 20 मिनट में पूरी करते हैं तो सिर्फ आप क्वालिफाई होते हैं और आपको 10 अंक प्रदान किए जाते हैं, जो कि अनिवार्य है। अब हम महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों में पहला इवेंट है क्रिकेट बॉल थ्रो, जो कि 20 नंबर का है। अगर हम बॉल को 20 मीटर थ्रो करते हैं तो हमें क्वालिफाई सिर्फ 12 अंक प्रदान होते हैं, जो कि अनिवार्य है। अगर हम उस बॉल को 32 मीटर थ्रो करते हैं तो हमें पूरे 20 अंक प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद अगला इवेंट आता है महिला अभ्यर्थियों का, वो है लंबी कूद। यह भी 20 अंक का है, जिसमें 8 फीट अगर आप लंबी कूद करते हैं तो आपको क्वालिफाई 10 अंक प्रदान किए जाते हैं, जो कि अनिवार्य है। उसके बाद अगर आप 13 फीट लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको पूरे 20 अंक प्रदान किए जाते हैं। इसी में तीसरा इवेंट आता है 50 मीटर की दौड़ होती है। अगर इस दौड़ को हम 11 सेकंड में पूरा करते हैं तो हमें पूरे 20 अंक प्रदान किए जाते हैं, और अगर हम दौड़ को 16 सेकंड में पूरा करते हैं तो हम सिर्फ 10 अंक प्राप्त करते हैं, जो कि अनिवार्य है। इसी में चौथा इवेंट है शटल रेस। शटल रेस जो होती है 100 मीटर की होती है, 25x4 के हिस्से में, उसको 4 हिस्से में तोड़ा जाता है। अगर इस दौड़ को हम 26 सेकंड में पूरा करते हैं तो हम पूरे 20 अंक प्राप्त करते हैं। अगर इस दौड़ को आप 29 सेकंड में पूरा करते हैं तो आप सिर्फ क्वालिफाई करते हैं और आपको 10 अंक प्रदान किए जाते हैं। इसी में महिला अभ्यर्थियों के जो आखिरी इवेंट है वो है स्कीपिंग, जिसे हम रस्सी कूदी बोलते हैं लोकल भाषा में। तो इसमें 1 मिनट का समय दिया जाता है आपको। इस 1 मिनट में अगर आपने 80 स्कीपिंग कर ली तो आपको 20 अंक प्रदान किए जाते हैं, और 55 स्कीपिंग करना आपको अनिवार्य है जी, 1 मिनट में। जी, बिल्कुल। तो सर यानी कि पुलिस भर्ती हेतु महिला पुरुष दोनों के लिए फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। अभ्यर्थी फिजिकली फिट रहेंगे तभी तो ये इवेंट्स कर पाएंगे, है ना। तो सर हम फिजिकली फिट रहें, इसके लिए हमको तैयारी कैसे करनी चाहिए, और इस तैयारी के दौरान किस किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, फिजिकल की तैयारी करते समय कोई भी इवेंट करने से पहले फुल बॉडी स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए। जी, कई बार अभ्यर्थियों को देखता हूँ सुबह उठ के ग्राउंड आए और सीधे दौड़ना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है, इंजरी होती है। हमारी बॉडी उस चीज के लिए तैयार ही नहीं है। तो ग्राउंड में आए सबसे पहले आप फुल बॉडी स्ट्रेचिंग कर लें। उसके बाद कम से कम 5 मिनट तक अपनी बॉडी को वार्म अप करें। उसके बाद आप जिस भी इवेंट को करना चाह रहे हो उसको कर सकते हैं। अगर आप बिना वार्म अप किए ठंडे शरीर से कोई भी इवेंट करेंगे, चाहे आप रनिंग करेंगे, आप अपना बेस्ट कभी नहीं दे पाएंगे और काफी संभावना है कि आपको इंजरी होगी। इसलिए ग्राउंड आते हैं तो सबसे पहले आपको बॉडी स्ट्रेचिंग कर लेनी है, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करनी है। उसके बाद आप वार्म अप करना है, तभी आप इवेंट करें। जी सर, कई अभ्यर्थी मैंने ऐसे देखे हैं जो रेसिंग ही करते रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, तो मतलब और चीजों पे शायद वो कम ध्यान देते हैं। तो ये आदत उनके लिए फायदेमंद है? हाँ, रनिंग तो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। आप रनिंग करते हैं, इससे बड़ा तो कोई एक्सरसाइज ही नहीं है। रनिंग करना बहुत अच्छी बात है। रनिंग अधिक से अधिक आप रनिंग करेंगे तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा, तो आपके और इवेंट खुद ही बेहतर होते जाएंगे। जी, तो आप रनिंग अधिक से अधिक करें और हार्ड सरफेस में रनिंग करने से बचें। अगर आप हार्ड सरफेस में रनिंग करेंगे उससे क्या होगा, आपकी सिम पेन होगा, आपके एंकल में प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि इसलिए हार्ड सरफेस में दौड़ना, आप कोशिश करें कि ग्राउंड में दौड़े।
जी। तो सर इसी में मुझे एक सवाल और आ रहा है, जैसे हम टाइम कितना दें अपने इस फिजिकल फिटनेस के लिए या रनिंग के लिए, या हम जो भी इवेंट्स करना चाहते हैं, लगभग लगभग कितना हमको समय देना चाहिए? देखिए, टाइमिंग तो धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे, हाँ इस चीज़ को आप खुद समझ जाएंगे। जी। अगर आप 3 किलोमीटर की दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज अभ्यास कर रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने कब धीरे दौड़ना है, कब तेज दौड़ना है। कई अभ्यर्थियों को देखता हूँ कि 3 किलोमीटर की दौड़ है, लेकिन वो पहले चक्कर इतना तेज भागेंगे, अगले चक्कर में पैदल चलते हैं फिर। तो ऐसा नहीं करना है। आपको शुरू में अगर 3 किलोमीटर की दौड़ है तो कम से कम आपको 500 मीटर बॉडी को वार्म अप करना है। उसके बाद बॉडी खुद भागती है, पैर खुद चलते हैं उसके बाद। तो आपको ये नहीं कि चले गए और बिल्कुल 100 मीटर का शूट मारते जाते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि मैं इवेंट क्या कर रहा हूँ। आप दौड़ें, सब 3 किलोमीटर की दौड़ आप समय ले सकते हो, उसमें काफी समय है आपके पास, तो इसका ध्यान दें। तो अभ्यास करने से चीजें खुद बेहतर होती जाती हैं। जी। तो सर एक तो हो गई हमारी फिजिकल फिटनेस, और इसके लिए हमको रनिंग करनी है, थोड़ा सा टाइम का हमको ध्यान देना है। दूसरा, हम फिजिकली तब भी फिट रहेंगे जब हम अच्छा खाना खाएंगे, है ना? जी। तो फिजिकल तैयारी के दौरान अभ्यर्थी को किस किस तरह का खाना खाना चाहिए और क्या खाने से उनको बचना चाहिए? देखिए, अगर हम ग्राउंड में वर्कआउट कर रहे हैं तो हमें अपना खान पान अच्छा रखना होगा। अपने खाने में दाल शामिल करें, सब्जियों को शामिल करें। आप रात को सोने से पहले, जब सोते हैं रात को, तो सोने से पहले काले चने आते हैं मार्केट में, काले चने और साबुत मूंग दाल आती है, थोड़ा साबुत मूंग दाल डाल दी उसमें, 4-5 बादाम डाल दिए उसमें, रात को भिगा लो, सुबह ग्राउंड जाने से पहले उसको खा लो। ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, इसको हर कोई अपनी डाइट में शामिल कर सकता है और इसके काफी फायदे हैं। मैदे से बनी चीजों को खाने से बचें। आजकल आप देखा होगा बच्चों को, आपने आप जाइए बाहर, शाम को आपको कहीं मिले नहीं मिले, लेकिन फास्ट फूड की दुकान में हमेशा खड़े मिलेंगे। इसको खाने से बचें, फास्ट फूड को त्यागें। आप घर का खाना खाइए, दालें खाइए, सब्जी खाइए, इन चीजों को शामिल कर अपने खाने में। जी। तो सर जैसे कि खान पान की हमने चर्चा कर ली, और खान पान हमको अच्छा खाना चाहिए, और इसके साथ ही थोड़ा सा हम बात करें अगर फिजिकल तैयारी में जो मानसिक रूप से प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है, तैयारी की आवश्यकता होती है, वो अभ्यर्थी को किस तरीके से करनी चाहिए? क्या वो जरूरी है भी? जी। देखिए, मस्तिष्क और शरीर का तालमेल होना बहुत अनिवार्य है। अगर हम किसी चीज को मानसिक रूप से करने के लिए तैयार नहीं है तो हम फिजिकली उसको हम कर ही नहीं पाएंगे। तो हम बिल्कुल जो चीज कहते हैं ना, तन और मन से, तो वो चीज तन मन से हो जाए। खाली तन से करेंगे, मन कहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तन और मन से करेंगे तो अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो अपने जीवन में अनुशासन लाएं। कई बच्चे हैं, आज नींद खुली तो चले गए ग्राउंड, कल नहीं खुली तो नहीं गए, परसों खुल के चले गए, फिर 2 दिन नहीं गए। तो नींद तो सबको प्यारी है। तो आपको देखो, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा आपको। तो नींद तो आप त्याग सकते हैं, तो आपको नींद को त्यागना पड़ेगा। देखिए, कई बार हम ग्राउंड गए, अब कुछ बच्चे वहाँ पहले से तैयारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हमसे बेहतर होंगे वो। पहले से तैयारी कर रहे हैं तो हमसे बेहतर होंगे। तो हमारे अंदर एक नेगेटिव वेव आती है कि ये तो बहुत बेहतर है, हम तो बहुत पीछे हैं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। बच्चा डिमोटिवेट, हाँ, उसके अंदर एक नेगेटिव वेव आएगी और उसे लगेगा मैं नहीं कर पाऊंगा, और ग्राउंड आना बंद कर देगा, और मानसिक रूप से भी परेशान हो जाएगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो उतना अच्छा कर रहा है। तो आप अपने से बेहतर न देख के अपने से नीचे वाले को देखिए, आपको लगेगा मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और दूसरी बात क्या है, ये फिजिकल जो ग्राउंड की चीजें हैं, इसमें परिणाम आने में समय लगता है। ये नहीं कि आप आज आए, आज आपने 13 फीट लॉन्ग जंप करी, आप कल को कहते मैं 15 कर दूं, तो 13 से 15 होने में बहुत समय लगेगा। तो सर इसके साथ साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिजिकल टेस्ट यानी शारीरिक परीक्षा में क्या क्या गलतियां अभ्यर्थी से हो सकती हैं और उन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, जो ये गलतियां होती हैं, ये गलतियां इस अभाव में होती हैं, एक तो आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, दूसरा आपको उस इवेंट के बारे में जानकारी नहीं होती है। मान लीजिए आप, जैसे हमारी लॉन्ग जंप है, उसमें आपको फाउल्स पता होने चाहिए, बॉल थ्रो है, चिन अप है, डिप्स है, डिप्स का आप दंड बैठक कर रहे हैं, आपको प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए। पता लगा आप दंड करे जा रहे हैं, पीछे काउंट नहीं हो रहे हैं, चिनअप कर रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं इसका सही तरीका कि मैंने चिनअप कैसे करनी है, और काउंटिंग और आप करे जा रहे हैं, तो आपको फॉल्स पता होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि मैं लॉन्ग जंप कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ 3 ही अवसर मिलेंगे इसके लिए। अच्छा। अब पता लगा आपने 18 फीट लॉन्ग जंप करी, लेकिन आपने सब फाउल कर दिए, आप बाहर हो गए। तो आपने वहां पर बहुत ठंडे दिमाग से कि मेरे पास सीमित अवसर है और मैंने क्या गलती नहीं करनी है, आप जिस इवेंट को कर रहे हैं उसके फॉल्स के बारे में जानकारी लेके जाइए ग्राउंड में। बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करें ग्राउंड में। अब कई बार क्या होता है, लड़के आए, सबसे पहला इवेंट बॉल थ्रू है, बॉडी ठंडी रहती है,
ठंडा सिरप पहला थ्रो फेंका हाँ, और फाउल कर दिया और कंधा दर्द हो गया, नष्ट हो उनने कहा मेरे कंधे में दर्द हो गया, हाँ, बस बैठ गया हूँ। अच्छा, तो ये नहीं करना है। हाँ, आपके पास 3 अवसर है। आप, मैंने बोला कि आप कोई भी इवेंट करें, हाँ, आप बॉडी को वार्म अप करें, उसके लिए शरीर को तैयार करें। बिल्कुल, आप अगर बॉल थ्रो करें तो अपने शोल्डर को हिलाएं, उसको वार्म अप करें, स्ट्रेचिंग कर लें थोड़ा, तो अपना बेहतर परिणाम देंगे। तो इन गलतियों से बचें। बिल्कुल। तो सर इसके साथ ही आपने बहुत सारी चीज़ें हमको बताई कि हमें क्या खाना चाहिए, हमको क्या गलतियों से हमको बचना चाहिए, और दूसरा अभ्यर्थी कैसे बढ़िया तरीके से अपने शारीरिक रूप से खुद को दक्ष कर सकता है। इसी में अभी जो अभ्यर्थी अपने उत्तराखंड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जी जी। उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को? देखिए, युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद जी एक प्रेरणा का स्रोत है। हाँ, तो मैं उन्हीं का एक संदेश कहना चाहूँगा। जी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका कि आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे श्रोताओं को आपने खास तौर पर हमारे युवाओं को कुछ बढ़िया सी जानकारी देने के साथ साथ कुछ टिप्स भी आपने दिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम।